तो आज हम शुरू कर रहे हैं पेज नंबर 1 से। हेलो एल्केन हेलो रीन की रिवीजन क्लास है ये। स्टार्टिंग विद पेज नंबर 1। क्वेश्चन बहुत सारे हैं तो कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल फोकस होके और जहां दिक्कत आए आप साथ साथ पूछते जाओ। बहुत दिखना है आपको क्योंकि आप देख रहे हो रिवीजन जेएसआर की कभी खोखली नहीं होती। वी पुट लॉट ऑफ एफर्ट इन रिवीजन क्लासेस। वो आपको दिख ही गया है, एक प्रॉपर इसका भी सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि आ गए गप्पे मारी और चले जाओ, प्रॉपर सिस्टम है और बहुत प्रेशर है। बिकॉज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो मुझे लगते हैं एवरीथिंग विच एवर इज इंपॉर्टेंट सब कुछ डाल दिया है इसके अंदर। ये केवल फेज 1 ऑफ रिवीजन है जिसमें हम चैप्टर वाइज थ्योरेटिकल रिवीजन कर रहे हैं। इसके बाद फिर एक 10 दिन का लगातार एक क्लास लगाएंगे 2-2.5 घंटे की, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एसेशन, रीजनिंग और पैराग्राफ टाइप की प्रैक्टिस करेंगे फ्रॉम वेरियस सैंपल पेपर्स। वो भी आपको बुकलेट बना के देंगे, ऐसे रैंडम नहीं चलेंगे। आज आप पहली बार पढ़ रहे हो हेलो एल्केन हेलो रीन, हर चैप्टर लगभग 2 क्लासेस में चलेगा। आज नोट्स मिल गए, अब अगली क्लास में जो पढ़ाना है वो पहले से एक बार देख कर आओ ताकि और अच्छा आपको समझ में आए। और अब इन 4 दिनों में कोई और काम नहीं है तो हेलो एल्केन हेलो रीन एट डिफरेंट लेवल रिवाइज करते रहो। एक चैप्टर 4 दिन 2 क्लासेस चल रहा है तो यू हैव 4 डेज। एचआरए रिवाइज कर लिया, कभी कन्वर्जन लिख के देख ली, रीजनिंग क्वेश्चन पढ़ लिए। जस्ट बी इन टच विद हेलो एल्केन हेलो रीन ताकि इस समय का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सके। और बेस्ट आइडिया आपको दिया था कि आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो जो अब तक आपने ठीक से करी नहीं है, और कुछ अगर आप करना चाहो तो आप एग्जाम्पलर भी कर सकते हो। कोई सीमा नहीं होती पढ़ने की, एग्जाम्पलर भी की जा सकती है। तो आपका मन करे तो आप साथ साथ एग्जाम्पलर भी करो, बहुत अच्छी चीज है वो भी। डाउट आएगा तो आप आके पूछ सकते हो। शुरू करते हैं, पहले कुछ आईयूपैक नेम रिवाइज कर लेते हैं। तो इथाइलिडीन क्लोराइड का हमें आईयूपैक नेम लिखना है। दिस इज इथाइलिडीन क्लोराइड। आपको याद होगा इसको जेम डाइहैलाइड भी कहते हैं क्योंकि दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे होती है। हमें इसका आईयूपैक नेम लिखना है। क्लोरीन को प्रेफरेंस देते हुए नाम बोलो। वन वन डाई क्लोरो, 2 कार्बन की चेन है, इथ सिंगल बॉन्ड इन। इथाइलिन क्लोराइड अगेन कॉमन नेम है, विस डाइहैलाइड का कॉमन नेम है ये। आप जहां से मर्जी नंबरिंग कर सकते हो, नाम बोलो। 1 2 पे लगे हैं 2 क्लोरो, 2 कार्बन की चेन है, इथ सिंगल बॉन्ड इन। नेक्स्ट आ रहा है बेंजाइल क्लोराइड। इसमें हम एक कार्बन की चेन मानते हैं, क्लोरीन और बेंजीन दोनों को सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाएंगे। 1 पे लगा है क्लोरो, 1 पे ही लगा है फिनाइल तो 1 नहीं लगाना। क्लोरो फिनाइल, एक कार्बन की चेन है, मिथ सिंगल बॉन्ड इन। डी आ रहा है एलाइल। एलाइल क्या होता है? डबल बॉन्ड के साथ वाली कार्बन पे हैलोजन लगी है, एलाइल ब्रोमाइड। इसमें हमें विचार करना है कि डबल बॉन्ड भी है और हैलोजन भी है। डबल बॉन्ड ज्यादा प्रेफर्ड होता है हैलोजन से। नंबरिंग ऐसे करो ताकि डबल बॉन्ड को नंबर कम मिले। 3 पे लगा है ब्रोमो, 3 कार्बन की चेन है, प्रॉप 1 पे इन। की पार्ट जो आप देख रहे हो ये एग्जामिनर फेवरेट चॉइस। हर साल यहां से कुछ ना कुछ पूछा जाता है। मैं कार्बन विजिबल कर रहा हूं बॉन्ड लाइन रोटेशन ब्रेक करते हुए ताकि आपको चीजें दिखना शुरू हो जाएं। अगेन हम इस बात पे आते हैं कि इसमें डबल बॉन्ड भी है और ब्रोमीन भी है। हाँ डबल बॉन्ड प्रेफर्ड ग्रुप है लेकिन डबल बॉन्ड को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। अगर मैं यहां से भी आऊंगा तो नंबर 2 मिल रहा है, यहां से भी आऊंगा तो नंबर 2 मिल रहा है। अगर डबल बॉन्ड को फर्क नहीं पड़ रहा तो ब्रोमीन को नंबर कम देने का प्रयास करो। मुझे इज्जत तो डबल बॉन्ड को ही देनी थी बट अब अगर उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा तो नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप विल नाउ गेट द प्रेफरेंस। नाम बोलो। 1 पे लगा है ब्रोमो, ब्यूट 2 पे इन। यहां तक नोट करो। साथ साथ नोट करना पड़ेगा, अलग से कोई टाइम नहीं है और बहुत टाइम लिखने को नहीं मिलेगा तो तेजी से काम करना है। अभी थोड़ा सुस्ती माइंड है आपका, आप रिवीजन क्लासेस में आए हो, थोड़ा सा एक्टिव होकर आया करो, एक आधा को पीट के आया करो, एक्चुअली रास्ते में लड़ाई कर लिया करो किसी से।
वो कह रहे क्यों मार रहा है, कह रहे यार ऑर्गेनिक पढ़ने जाना है, रिवीजन करनी है, नींद आ रही है, आंखें खुल जाएंगी। इतना टाइम नहीं है कि आराम आराम से आप लिख सको, यू टू बी वेरी फास्ट क्विक। एफ पार्ट अगेन एग्जामिनर फेवरेट चॉइस है। MIQ का मतलब यही हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। MIQ का मतलब हो गया जेएसआर की बुकलेट की कुंजी, जेएसआर की बुकलेट की समरी। अगर आपको बुकलेट बड़ी लगती है तो ये उसकी समरी है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एवरी चैप्टर, एवरी टॉपिक इज कवर्ड। तभी कह रहा हूं कोई ऐसी थोती पोती मन बेमन से बनाई हुई चीज नहीं है। जेएसआर में आज 25 साल हो गए हैं, जब पढ़ाया मन से पढ़ाया, आपके सामने एक रिवीजन भी करवाते थे, एक शेड्यूल देते हैं, टेस्ट सीरीज देते हैं, नोट्स देते हैं, हर चीज वेल सेट वेल ऑर्गेनाइज्ड है। आप इसका फायदा उठाओ। अगर एग्जाम में छुट्टियां कम मिले तो ऐसा हो सकता है कुछ चैप्टर आपको इसी बुकलेट से रिवाइज करने हो। अगर आप ये बुकलेट और PYQ कर गए, आपके 90 नंबर वैसे ही कोई नहीं रोक सकता। एज फार एज थियोरिटिकल नॉलेज इज कंसर्न, ऑब्जेक्टिव, सेशन रीजनिंग, उस पर मेहनत चल रही है। लेकिन जो कंटेंट है वो अपने में बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंट है, इस बुकलेट का भी और जो PYQ दी थी उसका भी। तो अगर आप PYQ पे मन लगाओ, जो आप साथ साथ जरूर पढ़ो, और ये बुकलेट, तो जो बच्चे एवरेज हो, जो घबराते हो, पूरा सिलेबस नहीं कर पाते हो, छुट्टी कम मिले अगर, तो इससे काम चल सकता है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो छूटा है, इसमें भी सब कुछ कवर्ड है। तो ये आपको दिया हुआ है। सबसे पहले इसमें विजुअलाइजेशन है, कार्बन की चेन ढूंढो, प्रभावित मत हो ग्रुप से। इसमें 3 कार्बन की चेन बनती है। अब आपके जो सब्स्टिट्यूएंट है उनको देखो, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है क्योंकि ये चेन से बाहर रह गया है। और इसका अलग से नाम बताओ पहले मुझे, इसको क्या बोलना है? 3 लगे हैं क्लोरो, तो ट्राई क्लोरो, और एक कार्बन पे लगे हैं मिथ, क्योंकि एल्काइल ग्रुप है तो मिथाइल। इसका नाम पहले अलग से रिवाइज करा दिया मैंने। अब मैं बाकी नाम लिख सकता हूं। सो 3 पे लगा है ट्राइक्लोरोमिथाइल, या पहले आप उनको बोल सकते हो। आपके क्लोरीन कहाँ का लगे हुए हैं? 3 क्लोरीन लगे हैं नंबर 1 कार्बन पे, एक क्लोरीन लगी है नंबर 2 कार्बन पे, फिर 3 लगी हुई है नंबर 3 कार्बन पे। तो 1 1 1, बोलो, 2 3 3 3, ट्राई सॉरी हेप्टा, फर्स्ट लेटर कैपिटल हेप्टा, 7 लगी है। क्लोरो, अब आगे बोलो, कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप आ गया, कहाँ लगा हुआ है ये? 2 पे ट्राई क्लोरो मिथाइल, 3 की चेन है, प्रॉपर सिंगल बॉन्ड है एन। अक्सर ये एडवाइस की जाती है कि जो कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप का नाम है वो ब्रैकेट में लिखा जाए, तो ट्राई क्लोरोमिथाइल। जो बच्चे लाइव क्लास ले रहे हैं, अगर आपको बुकलेट नहीं मिली है, अगली क्लास में बुकलेट ले लो आके। लास्ट नाम आ रहा है, क्या खास है जी इसमें? खास बताओ चीज जिसके लिए क्वेश्चन दिया है ये। कैटेगरी बोलो, कैटेगरी। अरे टाइप बताओ, किस टाइप का आईपैक नेम दिया है? अरे यार, लोक एंड टाई केस है ये, उल्लू के बट्टों, देखा करो। लोक एंड टाई केस है, लेफ्ट साइड से नंबरिंग करोगे 1 4, राइट से आओगे तो भी 1 4। लोक एंड टाई, टाई ब्रेकर बोलो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिकम द प्रेफरेंस ऑर्डर, तो क्लोरो या ब्रोमो बी पहले आता है। तो नंबरिंग ऐसे करेंगे ताकि ब्रोमीन को नंबर कम मिले। नाम बोलो। 1 पे लगा है ब्रोमो, 4 पे लगा है क्लोरो, 4 की चेन है ब्यूट, 2 पे आइन।
कम से कम आज जितने लोग रिवीजन क्लासेस में आए हो इतने एंड क्लास तक आते रहना, और जहां मौका मिलेगा एक्स्ट्रा क्लास भी लगाएंगे, कहीं मौका लगेगा तो लाइव भी उठाएंगे। आल तो 2 चैप्टर तो हमें वैसे भी लाइव लेने हैं, बट वी विल ट्राई टू कीप मोमेंटम। तो आप पढ़ते रहो साथ साथ, ताकि हम अपनी सेकंड फेज ऑफ रिवीजन भी ध्यान से कर सकें, उसको भी अच्छे से टाइम देके कर सकें, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, असर्शन, रीजनिंग और पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन, बेंजीन की आयोडीनेशन करवा रहे हैं, आयोडोबेंजीन बन रही है, नाइट्रिक एसिड डाला जाता है। व्हाट इज द रोल ऑफ नाइट्रिक एसिड? देखो, टू प्रिवेंट बैकवर्ड रिएक्शन, टू प्रिवेंट बैकवर्ड रिएक्शन। बेंजीन की आयोडीनेशन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिएक्शन अगर रिवर्सिबल हो और हम चाहते हैं कि रिएक्शन बैकवर्ड ना जाए, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक हमें किसी एक साइड प्रोडक्ट को, स्पेशली साइड प्रोडक्ट को रिमूव करना पड़ता है, डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है, ताकि रिएक्शन के बैकवर्ड जाने की संभावना घटे। इसी मंशा के साथ नाइट्रिक एसिड डाला गया है। नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो HI को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देता है, ब्रेक कर देता है, जिससे रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जा पाता। वेट मत करो, लिखो, अभी भी तुम्हारी ओरिएंटेशन बैठी नहीं है, लिखो, जस्ट कीप ऑन राइटिंग। मुझे आता है ये मत सोचो, जस्ट कीप ऑन राइटिंग, और ज्यादा फायदा होगा, बट वो तो ज्ञान की बात है ही। इस कोर्स में जो आपको आंसर लिखवाए जाएंगे वो छोटे होंगे, बिकॉज ये रिवीजन कोर्स है। डिटेल के लिए आप बुकलेट पढ़ो। ये बहुत दिक्कत आती है कि आप कोर्सेज की भावना को समझ नहीं पाते। ये रिवीजन कोर्स है, ये समझाने वाला कोर्स नहीं है, रिवाइज करवा रहे। तो थोड़ा कम लिखेंगे, हालांकि उस कम में भी हम रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा लिखवाते हैं आपको, बट परफेक्ट आंसर्स बुकलेट्स वहां पढ़ो। थर्ड आ रहा है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ हैलोजन सैंडमेयर? तो आंसर लिखो, चलो ठीक है, रिएक्शन लिखते हैं, छोड़ो। तो आपको पता है सैंडमेयर रिएक्शन में हम लोग कॉपर का सॉल्ट डालते हैं। तो सैंडमेयर रिएक्शन में जो सोर्स ऑफ हैलोजन है वो कॉपर का सॉल्ट है। गेटामैन रिएक्शन हैलोजन एसिड। तो सैंडमेयर रिएक्शन में जो क्लोरीन बेंजीन पे जाके लग के क्लोरोबेंजीन बनाती है वो कॉपर से आती है। गेटामैन रिएक्शन में जो क्लोरीन क्लोरोबेंजीन बनाती है वो HCl से आती है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई क्लोरीन इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप एंड ओपी डायरेक्टर? आंसर लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, इन क्लोरोबेंजीन -I इज स्ट्रॉन्गर देन +R। सबसे खास बात यही है क्लोरोबेंजीन की। इन क्लोरोबेंजीन -I इज स्ट्रॉन्गर देन +R। Hence it makes benzene electron deficient, withdraw ज्यादा है, डोनेशन कम है। Hence it makes benzene electron deficient. Hence it makes benzene electron deficient. It act as deactivating group. It act as deactivating group. डीएक्टिवेटिंग ग्रुप वो होते हैं जो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाते हैं। तो क्योंकि क्लोरीन का -I +R से स्ट्रांग है, तो क्लोरीन के बेंजीन पे लगने पे विड्रॉ ज्यादा होता है और डोनेशन कम होता है, इसलिए बेंजीन गरीब हो जाती है। बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने में दिक्कत आएगी, नाइट्रेशन स्लो हो जाएगी, सल्फोनेशन स्लो हो जाएगी बेंजीन के मुकाबले। सेकंड पॉइंट लिखो, ओपी डायरेक्टर क्यों है? देखो, ड्यूरिंग +R इफेक्ट, ड्यूरिंग +R इफेक्ट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन बिकम इलेक्ट्रॉन रिच। हालांकि -I +R से स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो +R होता है तो इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पैरा पे आते हैं।
ड्यूरिंग प्लस आर इफेक्ट ortho and para position become electron rich. Ortho and para position become electron rich. Hence electrophile prefer to attack at ortho and para. Hence electrophile prefer to attack at ortho and para. नेक्स्ट इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन. सारे फेमस क्वेश्चन ये जो रखे हुए हैं, बेकार क्वेश्चन तो रखे ही नहीं इसके अंदर. Why aryl halide is less reactive towards SN reaction? एराइल हैलाइड क्लोरोबेंजीन SN रिएक्शन आराम से क्यों नहीं दिखाती? वैसे एनसीईआरटी में 4 रीजन है, लेकिन बार बार हम समझाते हैं कि 2 प्रीमियम रीजन है, उन 2 पे फोकस करते हैं रिवीजन क्लासेस में. तो फर्स्ट रीजन लिखो, ड्यू टू रेजोनेंस. 4000 दे दो, कोई नहीं. ड्यू टू रेजोनेंस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, ड्यू टू रेजोनेंस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड adopt double bond character. Due to resonance carbon chlorine bond adopt double bond character. Hence breaking of CCl bond becomes slow and difficult. Hence breaking of CCl bond becomes slow and difficult. Breaking of CCl bond becomes slow and difficult. Second point लिखो, CCl bond is shorter. CCl bond is shorter because chlorine is attached with sp2 carbon. CCl bond is shorter because chlorine is attached with sp2 carbon. Which makes dissociation of bond difficult. Which makes dissociation of bond difficult. तो 2 रीजन चलते हैं. एक तो ये है कि यहां पे रेजोनेंस होती है, उस कारण से कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड डबल हो जाता है और ये बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हो जाता है. सेकेंड रीजन ये है कि जो क्लोरीन है बेंजीन के साथ जो अटैच है वो sp2 कार्बन से जुड़ी है. sp2 कार्बन छोटा बॉन्ड बनाते हैं, छोटे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, जिससे बॉन्ड का टूटना मुश्किल हो जाता है. बनाओ. थर्ड रीजन एनसीईआरटी में ये दिया हुआ था कि अगर क्लोरीन चली जाती है तो फिनाइल कार्बोकैटायन बनेगा विच इज अनस्टेबल. और फोर्थ रीजन ये दिया हुआ था कि क्लोरोबेंजीन की बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन्स है. क्लोरोबेंजीन की बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच है, न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल को क्लोरोबेंजीन पे अटैक करने में दिक्कत होती है. ये 2 इतने इंपॉर्टेंट रीजन नहीं है, इसीलिए वो नहीं लिखवा रहे. ये 2 प्रीमियम रीजन है कि रेजोनेंस के कारण कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड डबल हो गया, तोड़ना मुश्किल हो गया, न्यूक्लियोफाइल आएगा तो क्लोरीन आराम से हटेगी नहीं. और दूसरा रीजन हो गया कि sp2 कार्बन छोटे बॉन्ड बनाती है तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड तोड़ना आसान नहीं है. अगला क्वेश्चन आ रहा है, व्हाई नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो पैरा पोजीशन इन क्लोरोबेंजीन इंक्रीज द रेट ऑफ SN रिएक्शन. आपको याद है वैसे तो क्लोरीन आराम से बाहर आती नहीं है, लेकिन अगर क्लोरोबेंजीन में ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हो तो फिर Cl आराम से बाहर निकल जाती है. क्या कारण है? तो आपको बताया गया था कि इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट कौन है? कार्बो एनाइन. नाइट्रो ग्रुप अगर ऑर्थो या पैरा पे लगा होता है तो वो कार्बो एनाइन को स्टेबलाइज कर देता है वाया -R इफेक्ट. आपको पता है इंटरमीडिएट जितना स्टेबल बनता है उतना रिएक्शन फास्ट होता है. क्लोरोबेंजीन में से Cl हटानी है तो डाउस प्रोसेस
300 एटीएम का प्रेशर लगेगा, 623 केल्विन का टेम्परेचर लगेगा। एक नाइट्रो लगा दिया जाए पैरा पोजीशन पे तो सिर्फ 443 केल्विन टेम्परेचर चाहिए होगा, प्रेशर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर 2 नाइट्रो बेंजीन पे लगा दिए जाए तो 368 केल्विन का टेम्परेचर लगेगा, अगेन प्रेशर इज नॉट रिक्वायर्ड। और अगर 3 नाइट्रो बेंजीन पे लगा दिए जाए तो वार्म वाटर से अमूल माचो बड़े आराम से रिएक्शन हो जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे नाइट्रो ग्रुप बेंजीन पे बढ़ते जाते हैं एसएन रिएक्शन की स्पीड बढ़ती जाती है। तो उसका रीजन है कार्बो एनाइन स्टेबिलिटी। आंसर लिखो फर्स्ट पॉइंट। इंटरमीडिएट ऑफ रिएक्शन इज कार्बो एनाइन। इंटरमीडिएट ऑफ रिएक्शन इज कार्बो एनाइन। सेकेंड पॉइंट, नाइट्रो ग्रुप स्टेबलाइज कार्बो एनाइन। नाइट्रो ग्रुप स्टेबलाइज कार्बो एनाइन if present at ortho or para position. Nitro group stabilize carboanion if present at ortho or para position. Hence increase the rate of reaction. Hence increase the rate of reaction. तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाता है, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आता है तो कार्बोएनाइन बनता है, ये इसका इंटरमीडिएट है। न्यूक्लियोफाइल आ चुका है, क्लोरीन अभी गई नहीं है, न्यूक्लियोफाइल लग चुका है, कार्बोनाइन बन गया। नाइट्रो क्या करता है, नाइट्रो इसका नेगेटिव चार्ज, कार्बन का नेगेटिव चार्ज अपने पे ले लेता है। तो अगर आप एग्जाम में ये दो स्ट्रक्चर भी दे आओ तो बहुत है, उतारो। स्ट्रक्चरों से डरने के बजाय प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी चाहिए। याद रह जाए तो बना दो, कॉन्फिडेंस आता है तो बना दो, नहीं आता तो कोई बात नहीं। हम्म, सेवन क्वेश्चन आ रहा है, जब फिनॉल में SOCl2 डालते हैं, क्योंकि वैसे तो कहते हैं अल्कोहल में SOCl2 डालेंगे तो OH हट जाएगा, Cl लग जाएगा, लेकिन जब फिनॉल में SOCl2 डालते हैं तो OH क्यों नहीं हटता, Cl क्यों नहीं लगता, बोलो। लिखो OH अटैच विद sp2 कार्बन, OH अटैच विद sp2 कार्बन makes shorter bond difficult to break. OH attached with sp2 carbon makes shorter bond. OH attached with sp2 carbon makes shorter bond difficult to break. तो बेंजीन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग है, रेजोनेंस के कारण भी डबल बॉन्ड करेक्टर बन रहा है, जिससे ये बॉन्ड टूटता नहीं है। यही कारण है कि फिनॉल में जब SOCl2 डालते हैं तो OH नहीं हटता। एथ आ रहा है, एल्कोहल से अगर आयोडो एल्केन बनाना हो तो NaI के साथ फॉस्फोरिक एसिड डालने के लिए कहा जाता है। सवाल है जी सल्फ्यूरिक एसिड क्यों नहीं डाल सकते, बोलो। लिखो जी, बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइज HI, बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइज HI into I2, sulfuric acid oxidize HI into I2 and iodoalkanes are not formed, and iodoalkanes are not formed. तो प्लान ये था कि हम NaI में सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे,
इनके रिएक्शन से HI बनेगा, ये HI एल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा, ये प्लान था, और आयोडो एल्केन बन जाएगा। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि जो ये HI बना, सल्फ्यूरिक एसिड क्योंकि अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसने HI को I2 में तोड़ दिया। जब HI ही नहीं रहा तो एल्कोहल HI के साथ रिएक्ट ही नहीं कर पाता, क्योंकि HI बना ही नहीं, टूट गया वो तो, जिस कारण से आयोडो एल्केन बन नहीं पाते। लिखो। और फिर ये भी बताओ कि फॉस्फोरिक एसिड क्यों डालते हैं? क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, वो HI को ऑक्सीडाइज नहीं करता, वो HI को नहीं तोड़ता। नेक्स्ट है, हाँ 9th, कौन सा रिएक्शन? फिंकरस्टीन। तो RCl में NaI एसीटोन डाला, RI बना। बताओ जी एसीटोन को डालते हैं फिंकरस्टीन रिएक्शन में। पहले तो आप रिएक्शन के ब्रैकेट में लिखो फिंकरस्टीन, अपनी रिवीजन ऑन रखो। आपने मैक्सिमम चीजें लिखनी है, आपने मैक्सिमम नॉलेज एक्सट्रैक्ट करनी है, एक के साथ दो चीजें सीखनी है। हाँ जी, एसीटोन क्यों डालते हैं? क्योंकि ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल है, एसीटोन इस रिएक्शन को बैकवर्ड जाने से रुकता है। आंसर लिखो। तो क्वेश्चन था व्हाट इज रोल ऑफ एसीटोन, लिखो टू प्रिवेंट बैकवर्ड रिएक्शन, टू प्रिवेंट बैकवर्ड रिएक्शन। तो RCl में जब NaI डालते हैं तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। तो दिमाग में ये चल रहा है कि ये बैकवर्ड ना जाए, तो फिंकरस्टीन ने क्या किया, एसीटोन सॉल्वेंट का इस्तेमाल किया। NaCl जो यहाँ पे साइड प्रोडक्ट है वो इनसॉल्युबल इन एसीटोन है, जिसका मतलब जैसे ही NaCl बनेगा वैसे ही वो PPT की फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा, हम उसको छान के अलग कर देंगे, रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जा पाएगा। लिखो। टारगेट अभी भी वही है कि जो साइड प्रोडक्ट है उसको कैसे भी करके डिस्ट्रॉय कर दे या फिर सॉल्यूशन से रिमूव कर दे। तो क्योंकि ये रिएक्शन एसीटोन में करवाया जा रहा है और क्योंकि एसीटोन में NaI NaCl सॉल्युबल नहीं है, तो ये साइड प्रोडक्ट जैसे ही बनेगा इस रिएक्शन में अपने आप ही नीचे बैठता जाएगा, हम इसको फिल्टर कर लेंगे, छान लेंगे, रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाएगा। 10th, एल्कोहल में HCl डालते हैं जिंक क्लोराइड के साथ, करेक्शन कर लो, RI नहीं RCl बनेगा, करेक्शन कर लो, RCl बनेगा। दो सवाल पूछे गए हैं, पहला कौन सा एल्कोहल जल्दी रिएक्ट करता है इस रिएक्शन में, बोलो जी। तो आंसर है टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। बोलो क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन कार्बोकटाइन बेस्ड है और जिस रिएक्शन में भी कार्बोकटाइन बनेगा उसमें जिसका कार्बोकटाइन स्टेबल होगा उसका रिएक्शन फास्ट होगा। टर्शरी अल्कोहल फॉर्म टर्शरी कार्बोकटाइन विच इज स्टेबल एंड रिएक्टिव, प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म प्राइमरी कार्बोकटाइन विच इज लेस स्टेबल लेस रिएक्टिव। सेकेंड सवाल है कौन सा एसिड जल्दी रिएक्ट करेगा, तो आंसर है HI। रीजन बोलो। HI बॉन्ड लॉन्गर, डिसोसिएट फास्टर। इलेवंथ आ रहा है, हमें बताना है जी कितने बनेंगे मोनोक्लोरो डेरिवेटिव।
पहला स्ट्रक्चर ये है आपके पास, इसका कॉमन नेम है आइसोपेंटेन। 30 सेकेंड ऑब्जर्व करो, आइसो बोलो। एक कार्बन के साथ 2 मिथाइल और 1 H, कुल 5 कार्बन है, देख लो। कॉमन नेम बोलो आइसोपेंटेन। इसमें करा रहे हैं हम लोग FRS। कितने बनेंगे अलग मोनो क्लोरो डेरिवेटिव, 2 मिथाइल एक कार्बन से अटैच है, इसे क्या बोलते हैं सिमेट्री। तो दोनों में से किसी एक कार्बन पे Cl लगा लो, H हटा के, दूसरी को छोड़ दो। यह आ गया आपका पहला प्रोडक्ट। अब सेकंड कार्बन पे H हटा के Cl लगा लो। ये सारे अलग अलग प्रोडक्ट हैं क्योंकि इनके आईपैक नेम अलग अलग हैं। फिर आप थर्ड कार्बन पे और लास्ट ये बन जाएगा। इसके 4 बनेंगे डिफरेंट मोनो क्लोरो डेरिवेटिव। लास्ट पार्ट बताओ। लास्ट वाले का कॉमन नेम है नियोपेंटेन। नियो बोलो। एक कार्बन पे 3 मिथाइल और एक और कार्बन, इसके कितने बनेंगे मोनो क्लोरो डेरिवेटिव। चेक करो, 4 मिथाइल, चारों एक ही कार्बन से अटैच है, इसे क्या बोलते हैं सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब है चारों में से किसी एक मिथाइल से भी H हटा के अगर आपने Cl लगाया तो एक ही आंसर आएगा, चाहे आप H यहां से हटाओ, यहां से, यहां से या यहां से, आंसर विल रिमेन सेम। उतारो। तो पहले वाले के 4 बनेंगे, दूसरे वाले के 3, 1। 90% क्वेश्चन जो इस पैकेज में है वो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं। सो दैट मेक दिस पैकेज और ज्यादा स्पेशल कि आप एक्चुअली चुनिंदा एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर रहे हो। बिना पढ़े मत आओ, नहीं तो आउटपुट घटेगी आपकी, कोर्स का फायदा घट जाएगा। आप एक चैप्टर आगे चलो, मैं हमेशा हर जगह यही बात समझाता हूं, बस आप एक चैप्टर आगे चलो हमसे, एक क्लास कम से कम आगे चलो। अगली क्लास का एजेंडा देख कर आओ, अगली क्लास का टास्क कर आओ। इन 4 दिनों में एनसीईआरटी जरूर पढ़ो। कोई भी लाइन आपको रेलेवेंट लगती है, आपको नहीं समझ में आती है, आप मुझे व्हाट्सअप कर दो, वॉइस नोट भेजो, या ऑफलाइन तो आ ही रहे हो, आते आते पूछ लो। खाली समय में एनसीईआरटी रिवाइज करो, एनसीईआरटी रीड करो, या एचआरए लिखते रहो। ज्यादा मत सोचो, बस लिखते रहो। जो भी रिएक्शन याद हो जाएंगे, जो भी चीजें याद हो जाएंगी, आगे बोर्ड के एग्जाम में प्रेशर रिलीज करेंगी। 12th क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज एम्बीडियन न्यूक्लियोफाइल। लिखो न्यूक्लियोफाइल हैविंग 2 डोनर एटम्स। न्यूक्लियोफाइल हैविंग 2 डोनर एटम्स। क्लासिक केस ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। तो कार्बन पे भी लोन पेयर है और नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है। कार्बन अटैक करे तो साइनाइड, नाइट्रोजन अटैक करे तो आइसोसाइनाइड। थर्टीन आ रहा है, एक्वस केवेच और एल्कोहलिक केवेच जब डालते हैं एल्काइल हैलाइड में तो अलग अलग प्रोडक्ट क्यों बनते हैं। एक्वस केवेच अगर डालेंगे तो एल्कोहल बनेगा, और एल्कोहलिक केवेच डालते हैं तो एल्कीन बनती है। तो अलग अलग आंसर क्यों आता है, आंसर लिखो फर्स्ट पॉइंट। In solution of aqueous KOH, in solution of aqueous KOH, hydroxide ions are present. In solution of aqueous KOH, hydroxide ions are present, which act as nucleophile, which act as nucleophile and form alcohol. Which act as nucleophile and form alcohol. KOH को पानी में डालते हैं, उससे हाइड्रोक्साइड आयंस बनते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन की प्रवृत्ति जुड़ने की है, क्लोरीन हट जाएगा, OH अटैक कर देगा,
एल्कोहल बन जाएगा। आज पहली क्लास तो मैं ज़्यादा छेड़ा नहीं है, अदरवाइज सैटरडे की क्लास हम आधा घंटा पहले लिया करेंगे। वी विल ट्राई टू मेक सैटरडे क्लास बिगर। मोस्टली छुट्टी होती ही है सैटरडे को आपकी, तो अभी तो कोई बात नहीं है, बट आगे विल मेक श्योर कि शुरू से एक हैबिट बना लेंगे कि 3:10 की बजाय 2:30 बजे शुरू किया करेंगे क्लास, ताकि और ज़्यादा आउटपुट निकले और टाइमली हम फेज 1 पूरा करें। सेकेंड पॉइंट लिखो जी, एल्कोहलिक केवेच में क्या हो जाता है। लिखो जी, सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहलिक केवेच, सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहलिक केवेच, सटीक वर्ड क्या था उसमें, क्या होता है, एल्कोक्साइड। और एल्कोक्साइड की प्रवृत्ति क्या है, वो छीनने की प्रवृत्ति है, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रवृत्ति है। सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहलिक केवेच कंसिस्ट ऑफ एल्कोक्साइड आयन, solution of alcoholic KOH consists of alkoxide ion which act as strong base, abstract प्रोटॉन छीन लेता है, act as strong base, abstract proton to form alkene, abstract proton to form alkene। तो जो एल्कोक्साइड आयन है जैसे मिथॉक्साइड, उसका ध्यान इस चीज में नहीं है कि मैं Cl की जगह पे बैठ जाऊं, उसका ध्यान इस चीज में है कि मैं प्रोटॉन छीनूं। वो इस प्रोटॉन को छीनना चाहता है एक्चुअली, जिससे एल्कीन बन जाएगी। बनाओ। अगला क्वेश्चन है, KCN डालेंगे तो CN लगेगा, AgCN डालेंगे तो NC लगेगा, क्यों? आंसर लिखो जी। फर्स्ट पॉइंट, KCN is ionic compound, KCN is ionic compound। Cyanide ion is ambient nucleophile। KCN आयनिक कंपाउंड है, टूट के बनाएगा K+ और CN-, उससे बनेगा साइनाइड आयन। साइनाइड आयन कौन है? एम्बीडियन न्यूक्लियोफाइल। साइनाइड आयन इज एम्बीडियन न्यूक्लियोफाइल। कार्बन भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन भी। अगर कार्बन अटैक करेगा तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा, अगर नाइट्रोजन अटैक करेगा तो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बनेगा। विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर? कार्बन कार्बन। इसीलिए साइनाइड की जुड़ने की संभावना बढ़ेगी। साइनाइड इज एम्बीडियन न्यूक्लियोफाइल, बट कार्बन कार्बन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन
कम शब्दों में बात लिखवाई जा रही है, सीखो। बट कार्बन कार्बन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। ये सब आपके आंसर का हिस्सा होने चाहिए। बट कार्बन कार्बन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, hence cyanide is major product, hence cyanide is major product। लिखो। जो बच्चे उस दिन नहीं आए थे, पहली बार आए हो, तो रोड मैप जरूर लेकर जाना। रोड मैप का वीडियो भी डाला गया, उसको भी देख लो। ये सारी क्लासेस मैं यूट्यूब चैनल पे डाल रहा हूँ, नॉट बिकॉज कि मुझे कोई पब्लिसिटी चाहिए, मुझे नहीं चाहिए एक्चुअली, और ऐसी पब्लिसिटी होती भी नहीं है, उसका पीआर का अपना एक सिस्टम होता है। मैं सिर्फ इसलिए डाल रहा हूँ बिकॉज पीछे कुछ समय से अब ऐप में चेंजेस आ रहे हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमने काफ़ी बात करी है बेंगलोर की टीम से, बट वो कह रहे हैं यूट्यूब की तरफ से पीछे से ही उन्होंने कुछ लॉक लगा दी है, तो आप वीडियोस को फॉरवर्ड करके नहीं देख पा रहे हो, जो मुझे पता लगा है मोबाइल में। तो हम देखो अपना बाकी सारा कोर्स तो यूट्यूब पे नहीं डाल सकते हैं, बिकॉज मेहनत करते हैं, हमारा कंटेंट है वो। लेकिन ये रिवीजन क्लासेस हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको नुकसान ना हो, बिकॉज कई बच्चे इसमें मुझे मालूम है कि फास्ट फॉरवर्ड करके देखेंगे, बिकॉज दे हैव टू सेव द टाइम। तो मैंने इसलिए यूट्यूब पे डलवा रहा हूँ, क्योंकि वहां पे आप अपनी मर्जी से लैपटॉप पे देखो चाहे मोबाइल में, आप फॉरवर्ड करके देख सकते हो। दैट्स द ओनली लॉजिक। मेरे को कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए, ना इससे कोई होती है। सेकेंड पॉइंट, तो इस पे हमारी ऐप पे नहीं डलेंगे वीडियो, डायरेक्ट सीधा यूट्यूब पे डलेंगे, पब्लिक कर दिया ताकि कोई भी बच्चा आराम से कभी भी देख लो। केसियन आयनिक कंपाउंड था, साइनाइड में टूटा, साइनाइड इमीडिएट न्यूक्लियोफाइल था, दोनों पे लोन पेयर था, दोनों से अटैक की संभावना थी, पर कार्बन कार्बन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन नाइट्रोजन, इसलिए ये मेजर बना। एजीसीएन का गेम अलग है, वो कैसा कंपाउंड है, कोवलेंट। कार्बन उस स्थिति में ही नहीं है कि वो लोन पेयर दे सके। लिखो। सेकेंड पॉइंट है एजीसीएन इज कोवलेंट कंपाउंड, AgCN is covalent compound, only nitrogen act as donor, only nitrogen act as donor to form isocyanide, only nitrogen act as donor to form isocyanide। तो AgCN में जो कार्बन है उसके तो 4 बॉन्ड पूरे हैं, वो तो इस स्थिति में ही नहीं है कि वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम भी कर सके। सो नाइट्रोजन से लोन पेयर जाएंगे और आइसोसाइनाइड इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट। फिफ्टीन, हाँ बेटा बोलो। माइनस का तो सवाल ही नहीं ना, माइनस वर्ड तो आएगा ही नहीं, बिकॉज ये तो कोवलेंट है, आई नहीं कैसे। हाँ जी, डिफाइन कायरल कार्बन रेसमिक मिक्सचर कॉन्फ़िगरेशन। आए जी, कायरल कार्बन बोलो जी। sp3, जो रियल जहां से आपका आंसर शुरू होना चाहिए वो है sp3, एक ऐसी कार्बन जो 4 सिंगल बॉन्ड बनाती हो, sp3, और चारों बॉन्ड अलग ग्रुप के साथ बनाती हो। लिखो जी, sp3 कार्बन, sp3 कार्बन bonded with 4 different groups or atoms, sp3 कार्बन bonded with 4 different groups or atoms, bonded with 4 different groups or atom। देखो, इसको एसिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं, बनाओ डायग्राम, चलाते रहो हाथ। इसको एसिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं, कायरल का मतलब एसिमेट्री होता है। हाँ जी, रेसमिक मिक्सचर लिखो, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ enantiomers of same compound,
equimolar mixture of enantiomers of same compound. Enantiomers क्या होते हैं? Optical isomers which are non superimposable mirror images of each other. जुड़वा भाई, एक डेक्स्ट्रो और एक enantiomers का मतलब है एक ही कंपाउंड के दो आइसोमर्स, डेक्स्ट्रो और लीवो का इक्विमोलर मिक्सचर, बराबर मात्रा में मिक्स किया गया मिक्सचर. So equimolar mixture of racemic mixture of a compound, देखो it is optically inactive. आपको पता है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है. इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. इसका सिंबल लिखो. इसके दो सिंबल होते हैं, प्लस माइनस या डीएल. कॉन्फ़िगरेशन बोलो क्या होता है? देखो, अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस. कॉन्फ़िगरेशन, अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस, एटम्स का स्पेस में अरेंजमेंट. अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस. 16th, वाई प्लस माइनस ब्यूटेन टू ऑल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. ये एग्जामिनर फेवरेट चॉइस है, बहुत बार बोर्ड में आया. हाँ जी, प्लस माइनस का मतलब ये कौन है? रेसमिक मिक्सचर. आधे डेक्स्ट्रो लीवो वाले क्या कर रहे हैं? डेक्स्ट्रो की ऑप्टिकल रोटेशन को कैंसिल कर रहे हैं. लिखो, लिखो, इट इज अ रेसमिक मिक्सचर. इट इज अ रेसमिक मिक्सचर. ऑप्टिकल रोटेशन. इट इज अ रेसमिक मिक्सचर. ऑप्टिकल रोटेशन of dextroisomer. Optical rotation of dextroisomer cancelled out by levoisomer. Optical rotation of dextroisomer cancelled out by levoisomer. जिससे ये क्या बन जाता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव. नेक्स्ट, SN1 में क्या होती है? रेसमाइजेशन. और SN2 में क्या होती है? इन्वर्जन. क्यों होती है जी? SN1 में रेसमाइजेशन क्यों होती है? क्योंकि इसमें क्या बनता है? इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन की प्लानर शेप होती है. न्यूक्लियोफाइल राइट से भी अटैच हो सकता है, लेफ्ट से भी अटैक कर सकता है. डेक्स्ट्रो भी बना सकता है, लीवो भी बना सकता है. दोनों के जुड़ने की, राइट लेफ्ट से जुड़ने की संभावना बराबर होती है. लेकिन आपको पता है SN2 की कंपल्शन है ये कि न्यूक्लियोफाइल को हमेशा 180 डिग्री पे ही अटैक करना पड़ेगा, जिससे वो हमेशा उल्टा ही जुड़ता है. इन्वर्जन उल्टा हो जाता है. आंसर लिखो. फर्स्ट पॉइंट लिखो. इंटरमीडिएट ऑफ SN1 इज कार्बोकेटाइन. इंटरमीडिएट ऑफ SN1 इज कार्बोकेटाइन which has planar shape. Intermediate of SN1 is carbocation which has planar shape. Nucleophile can attack from both sides equally. Nucleophile can attack from both sides equally, resulting in formation of racemic mixture. Resulting in formation of racemic mixture. तो SN1 का इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन है. कार्बोकेटाइन में न्यूक्लियोफाइल राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से अटैक कर सकता है. इस बात को समझो. प्लानर इज ए सिमेट्रिकल शेप. सिमेट्री वर्ड को समझो, संभावना वर्ड को समझो. न्यूक्लियोफाइल की अटैक करने की संभावना दोनों तरफ से बराबर है. प्लेनैरिटी का मतलब यही है. प्लानर मतलब ऑल बॉन्ड लाई इन द सेम प्लेन. सिमेट्री इज देयर. तो न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट से भी अटैक कर सकता है और राइट से भी. इसका मतलब दो कंपाउंड बन रहे हैं, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं,
तो एक डेक्स्ट्रो हो गया, दूसरा क्या हो गया, लीवो। तो ये दोनों बनेंगे, इसी को रेसिंग मिक्सचर कहते हैं। SN2 में इन्वर्जन होती है। सेकेंड पॉइंट, इन SN2 न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम ऑपोजिट साइड, 180 डिग्री पे अटैक होता है। सेकेंड पॉइंट लिखो, इन SN2 न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम ऑपोजिट साइड, प्रोडक्ट फॉर्म हैज ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन। ये पंच वर्ड है, प्रोडक्ट फॉर्म हैज ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन। जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन होगी। उसका ऑपोजिट क्या होगा, स्पेशियल अरेंजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन, ऑपोजिट स्पेशियल अरेंजमेंट। तो आपको पता है ये लीविंग ग्रुप है, एल लिख रहा हूं मैं, ये न्यूक्लियोफाइल है, और कंबशन क्या है, न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करता है, फ्रॉम द बैक साइड, उसको रिवर्स साइड से अटैक करना है। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है उसका ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ये लीविंग ग्रुप चला गया और न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। तो आप देखो आपके रिएक्टेंट में एल कहां लगा हुआ है और आपके प्रोडक्ट में न्यूक्लियोफाइल कहां लग रहा है। तो जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें बॉन्ड्स का ऑपोजिट स्पेशियल अरेंजमेंट है, कॉन्फ़िगरेशन, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस। तो स्पेशियल अरेंजमेंट का रिवर्स हो जाना कहलाता है इन्वर्जन। एटीन्थ, क्योंकि मेरी इसके बाद कोई क्लास नहीं है, 4:40 पे क्लास खत्म होनी है, लेकिन कभी कभी मैं 5 तक भी लूंगा, सब कुछ होगा। सो उतनी परफेक्शन एक्सपेक्ट मत करना। किसी की क्लास हो तो वो निकलते जाना, 15-20 मिनट की रिकॉर्डिंग मिस हो जाएगी, वो दोबारा यूट्यूब पे देख लेना। सबको नहीं देखूंगा मैं इस कोर्स के अंदर, हमें टाइम चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हो मैं लिखवा रहा हूं, दिस इज यूनिक। आप कहीं भी पढ़ने जाओगे ऐसी रिवीजन आपको नहीं मिलेगी, वे राइटिंग ऑल द टाइम। और आप देख रहे हो, चाहे आप कितने ही एवरेज बच्चे क्यों ना, आपको समझ में आ रहा है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइन में लग के कवर कर दिए, कुछ भी नहीं छोड़ रहा। आई नीड टाइम। तो जहां मौका लगेगा, कभी लगता है कि आज ये 5-6 क्वेश्चन रह गए हैं, तो विल ट्राई टू एक्सटेंड द क्लास। 5 क्रॉस नहीं करेंगे, ये ठीक है। 18th, कायरल कार्बन मार्क करो। तो पहली कार्बन तो कायरल हो नहीं सकती, क्योंकि वो एल्डिहाइड है। कोई भी कार्बन जो डबल बॉन्ड बना बैठे वो तो कायरल हो ही नहीं सकती। मैं इसे खोल रहा हूं, इससे अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छी आ जाएगी। तो पहली और आखिरी कार्बन तो कायरल हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहां डबल बॉन्ड बन रहा है। ये वाली कार्बन कायरल है, आप देख लो, क्योंकि इसके साथ 4 अलग बॉन्ड, अलग ग्रुप। ये कार्बन भी कायरल है, क्योंकि ये भी 4 अलग बॉन्ड, अलग अलग ग्रुप बना रही है। तमाशा खत्म कर रहा हूं, वेज नॉन वेज के चक्कर से बाहर आ रहा हूं, बॉन्ड लाइन से बाहर आ रहा हूं, शक्लें दिखा रहा हूं आपको कि देखो ये मॉलिक्यूल है आपका। हाँ जी, पहली कार्बन कायरल नहीं है, सेम सेम हो रही है, 3 हाइड्रोजन सेम है। ये वाली कार्बन कायरल है, क्योंकि एक OH लगा है, एक क्लोरीन लगा है, एक मिथाइल लगा है, एक इथाइल लगा है, 4 अलग ग्रुप लगे। 2 हाइड्रोजन सेम कायरल नहीं हो सकती, 3 हाइड्रोजन सेम कायरल नहीं हो सकती। सही गलत पहचानो, अपना भरा बुरा समझो। ऐसी जगह रिविजन्स पे ना जाओ जहां बकैती हो रही है, सिर्फ बैठे हुए हैं, गप्पे मार रहे हैं, IPL की बातें, इंडिया मैच हार गई जीत गई। दिस इज नॉट द स्टेज। सियाने बनो, समझदार बनो। आपको लग रहा है यहाँ पे आपका टाइम क्वालिटी यूटिलाइज हो रहा है, ऑफलाइन आओ क्लासेस के लिए। हम मना नहीं कर रहे ऑफलाइन आने के लिए,
सेक्टर 24 से कोई बच्चा आना चाहता है, वो उसकी चॉइस है, वो आपको वे करना है, हमें नहीं करना है, वो आपको तय करना है। हम कह रहे हैं दोनों ऑप्शन है, ऑनलाइन लेना ऑनलाइन ले, पर मैं तो कहता हूँ जो पास हो तुम ऑफलाइन आके बैठो, रोन के लगाओ। अगर ऑडिटोरियम भरा होता है तो जो बोल रहा होता है उसको भी उत्साह रहता है। खाली बैच, ग्रुप 3 वाले बैठे हुए हैं नशेड़ी, यहाँ पे आधा टाइम खाली बैच रहा है पूरे साल, वो तो एनर्जी घटती है बैच में। मुझे से टीचर जो बड़े बड़े बैचेस पढ़ाते हैं उनको हैबिट नहीं है कम बच्चे देखने की। अपना भरा बुरा देखो, आपको लगता है घर बैठ के आपकी आउटपुट आ रही है, बहुत अच्छा है, घर से क्लास ले लो, पर अगर आसपास रहते हैं तो आ जाओ यार, लेट आओ ना, बिल्कुल एच पे आओ, टाइमिंग पे अपनी। 3:10 की क्लास है, आप 3:05 पे पहुंचो, और जैसे ही क्लास खत्म हो गोली की तरह बाहर हो जाओ, किसी दोस्त यार से मिलो ना, किसी को हाय हेलो बोलो मत, निकल जाओ। तरीके बड़े हैं, आपको देखना आप क्या चुनाव करते हो। हाँ जी, SN1 के लिए क्या देखूं? SN1 के लिए देखूंगा मैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। तो मैं क्या कर रहा हूं, इनमें से ब्रोमीन हटा के कार्बोकेटाइन विजिबल कर रहा हूं आपको। 3 मॉलिक्यूल आपको दिए हुए हैं, ब्रोमीन को हटा रहा हूं ताकि मैं देख सकूं कि कार्बोकेटाइन कौन सा बन रहा है। हाँ जी, इसमें क्या खास है, देयर आर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जिसपे चार्ज पॉजिटिव है उसके साथ 2 बेंजीन लगी हैं, तो 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसमें स्ट्रक्चर्स 10 बनेंगे, प्लस एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बैठा हुआ है मिथाइल, उसका भी फायदा पहुंचेगा। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, यही ऑर्डर हो जाएगा SN1 का। SN1 के लिए कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी देखते हैं। आपको जो भी एल्काइल हैलाइड दे रखा होगा उसकी Cl हटा देना, प्लस चार्ज लगा के बैठ जाना, कार्बोकेटाइन के बारे में सोचना स्टेबल है कि नहीं है। हाँ जी, हाइपर कंजुगेशन कभी बताया मैंने 12th में, फिर तो पब्लिक में क्यों भ्रम पैदा कर रहा है? एनसीईआरटी में कहीं 12th में किसी भी पेज पे लिखा है हाइपर कंजुगेशन तो दिखा, तो फिर क्यों चक्रों में पढ़ना। हाँ जी, बी पार्ट में आ रहा है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड एंड टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड, हु इज गोइंग टू रिएक्ट फास्टर? टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड, रीजन लिखो, लिखो जी, आयोडाइड इज ए गुड लिविंग ग्रुप, एनसीईआरटी का फेवरेट रीजन, आयोडाइड इज ए गुड लिविंग ग्रुप, जल्दी बाहर आएगा, बिकॉज कार्बोकेटाइन तो दोनों में सेम बनेगा, तो फर्क हैलोजन का। जहां SN1 में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखकर तय किया जाता है, वहीं SN2 में क्या देखते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस। SN2 में एक ही फैक्टर है, वो है स्टेरिक हिंड्रेंस। क्वेश्चन नंबर 20 ए पार्ट। हाँ जी, क्लोराइड या ब्रोमाइड, हु इज गोइंग टू शो SN1 फास्टर, SN2 फास्टर? ब्रोमाइड। रीजन लिखो, ब्रोमाइड इज ए गुड लिविंग ग्रुप, क्योंकि एल्काइल चेन सेम है, हैलोजन का फर्क है, बड़े साइज की हैलोजन जल्दी बाहर आती है, गुड लिविंग ग्रुप। अगर आप देखो तो बी पार्ट एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चनों में था, वो यहां रख दिया। अगर हैलोजन सेम है तो हमने आपको बोला कि आप डिग्री चेक करो, तो आप डिग्री चेक करो। स्टीरिक हिंड्रेंस देखने के लिए पहली चीज हम समझाते हैं कि जिस कार्बन पे हैलोजन लगी है उस पर डिग्री मार्क करो। स्टीरिक हिंड्रेंस देखने का सबसे आसान तरीका डिग्री होता है। प्राइमरी कार्बन लेस स्टीरिक हिंड्रेंस, सेकेंडरी कार्बन मोर स्टीरिक हिंड्रेंस, टर्शरी कार्बन और ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस। स्टीरिक हिंड्रेंस देखो, डिग्री सेम है, आपको पता है किस चीज का फर्क है, ये मिथाइल इस प्राइमरी कार्बन के क्लोज है और ये मिथाइल इस प्राइमरी कार्बन से दूर है। ये मिथाइल क्या करेगा? स्टेरिक हिंड्रेंस क्रॉस करेगा। सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ SN2? रीजन, ये एल्काइल ग्रुप इज क्लोजर टू प्राइमरी कार्बन, more
स्टेरिक हिंड्रेंस आने वाले न्यूक्लियोफाइल का पाथ ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। ये अड़चन बनेगा न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने में, उसका रास्ता रोकेगा, ट्रैफिक जैम लगाएगा। सी पार्ट, डिग्री देखो, डिग्री अगर हैलोजन सेम है तो डिग्री देखो। हाँ जी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती जाएगी, भीड़ भाड़ बढ़ेगी, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में दिक्कत होगी। ट्वेंटी वन, राइट द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म लिखने के लिए सबसे पहले आपको यह देखना है कि ये किस प्रकार का रिएक्शन है। आपके दिमाग में यह चलना चाहिए कि ये तो एल्काइल हैलाइड है। एल्काइल हैलाइड तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं, Cl हट जाएगा, OH लग जाएगा। मन में ये स्ट्राइक करना चाहिए कि ये तो एसन रिएक्शन है, पहले ये पकड़ना। फिर ये मन में आना चाहिए SN1 या SN2, और उसमें हम कहते हैं कि पहले SN1 की संभावना को तलाश लो। उसका आसान तरीका ये होता है कि जो Cl है उसको ढको, जिस कार्बन पे Cl लगी है उस पर क्या लगा दो, प्लस चार्ज। पहचानो ये कैसा कार्बोकेटाइन है, एलाइल। कुछ खास है इसमें? हाँ, एनी कार्बोकेटाइन जिसमें रेजोनेंस हो सकती है वो हमेशा SN1 दिखाएगा। आपके लिए SN1 के 100% केसेस हैं, एनी कार्बोकेटाइन विच कैन शो रेजोनेंस, एलाइल बेंजाइल मोस्ट फेमस, या फिर टर्शरी कार्बोकेटाइन। तो यहां पे SN1 होगा क्योंकि एलाइल कार्बोकेटाइन इज स्टेबल। SN1 दो स्टेप्स में चलता है। पहला स्टेप इज द स्लो स्टेप, also called as rate determining step। इससे बनेगा एलाइल कार्बोकेटाइन which is very stable due to resonance। ये वेट कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल के आने की वेट कर सकता है। कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा तभी SN1 हो सकता है। न्यूक्लियोफाइल आ गया हाइड्रोक्साइड, सेकेंड स्टेप फास्ट स्टेप है। ये स्लो है, ये फास्ट है। अगर रेट लॉ लिखना हो तो स्लो स्टेप इज द, स्लो स्टेप का जो रिएक्टेंट है वही रेट लॉ में लिखा जाएगा। और स्लो स्टेप में कौन नहीं आ रहा? न्यूक्लियोफाइल। SN1, 1 का मतलब ही ऑर्डर है। SN1 rate only depend upon molarity of alkyl halide, rate do not depend upon molarity of nucleophile। बनाए।
तो हमेशा पहले SN1 की संभावना तलाशनी है। SN1 ना हो तो क्या लगाएं? SN2। बी पार्ट NaBuBr ब्यूटाइल। में KCN डालेंगे तो CN लगेगा। सोचने का तरीका सेम रहेगा। मैं समझूंगा कि ये एसन रिएक्शन है, Br हट गया, साइनाइड लग गया, फिर Br को ढक लेना है। जिस कार्बन पे Br लगा है उस पे प्लस चार्ज लगा लेना है। ये कार्बन में रेजोनेंस हो नहीं सकती, फिर डिग्री मार्क करनी है। ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, तो जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कैसा होगा? प्राइमरी। प्राइमरी कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल होते हैं, SN1 नहीं दिखा सकते। रिएक्शन गोज वाया SN2, ड्राइंग शुरू। तो जब आपने तय कर लिया कि SN2 है, तो आपका फोकस होना चाहिए उस कार्बन पे जिस पे हैलोजन लगी है। जिस कार्बन पे हैलोजन लगी है उसके 4 बॉन्ड, बोलो 3 ट्रायंगल, एक हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल में हमेशा कौन लगाना है? लीविंग ग्रुप। यहां देखो, जिस कार्बन पे स्टार लगा है उसके साथ क्या लगा है? 2 हाइड्रोजन। कहीं भी लगा लो जहां मन करे। और एक क्या लगा है? CH3 CH2 CH2 प्रोपाइल। जहां मर्जी लगाया जा सकता है। अटैकिंग स्पीसीज साइनाइड है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, दिखने में आइसोसाइनाइड लगता है साइनाइड। पहले बनेगी इसमें ट्रांजिशन स्टेट, पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं, नए बॉन्ड बन रहे हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट, और आखिरी में बन गया आपका प्रोडक्ट। बनाए। अब जब एनसीईआरटी पढ़ो तो रिवर्सिबिलिटी का साइन कहां पे है? बारीक बातें देखो। मेरे नोट्स में कुछ कमियां रही होंगी, उनको अब कवर अप करो अपने आप। 5% 2% की कमियां हैं नोट्स में, आप इन चीजों को ऑब्जर्व करो। रिवर्सिबिलिटी का साइन कहां लगा रहे हैं? इसका रेट क्या हो जाएगा? क्योंकि ये SN2 रेट डिपेंड अपॉन 2, रेट दोनों पे डिपेंड करेगा। ब्यूटाइल ब्रोमाइड पे भी डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा। केसीएन भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द मोलैरिटी ऑफ बोथ एल्काइल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। हाँ जी, डिस्टिंग्विश। टेस्ट एंड डिस्टिंक्शन वैसे तो इस चैप्टर में है नहीं, लेकिन फिर भी बना सकते हैं। तो पहला डिस्टिंक्शन है क्लोरोफॉर्म एंड CCl4। क्लोरोफॉर्म का जो टेस्ट है वो है कार्बाइलमिन टेस्ट, कैट। कार्बाइलमिन टेस्ट दो लोगों को डिस्टिंग्विश कर सकता है, दो लोगों की पहचान बन सकता है, एक तो प्राइमरी अमीन की और दूसरा क्लोरोफॉर्म की। तो क्लोरोफॉर्म में डाला प्राइमरी अमीन, KOH एल्कोहल में घोल के हीट किया। अगर क्लोरोफॉर्म होगा तो बैड स्मेलिंग गैस ऑफ आइसोसाइनाइड बनेगी। CCl4 की टेस्ट ट्यूब में ऐसा कुछ नहीं होगा। नो बैट्समैन। सेकेंड आ रहा है साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड एंड ब्रोमोबेंजीन।
बेंजीन के साथ अगर हेलोजन लगी है तो वो बाहर नहीं आती। sp2 कार्बन में एक शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। इसमें डालना है KOH एक्वस। KOH एक्वस डालेंगे तो Br हट जाएगा, OH लग जाएगा, ब्रोमाइड बाहर आ जाएगी। यहां पे ऐसा कुछ नहीं होगा। जो ब्रोमाइड बाहर आई है इसमें डालेंगे सिल्वर नाइट्रेट, थोड़ी जगह कम है मेरे पास, इसमें डालेंगे सिल्वर नाइट्रेट। ऐसा करने पे AgBr का येलो PBT बनेगा। ये इस टेस्ट की पहचान है। इसमें एक्वस KOH डालने पे कुछ होगा नहीं, सिल्वर नाइट्रेट डालने पे कोई PBT नहीं आएगा। अगला आ रहा है, आपको याद है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। इसका मेल्टिंग पॉइंट ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन से ज्यादा क्यों होता है? दो सवाल हैं, मेल्टिंग पॉइंट पैरा वाले का ज्यादा क्यों होता है और सॉल्युबिलिटी पैरा वाले की ज्यादा क्यों होती है। तो दो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ओनली डिपेंड अपॉन पैकिंग, पैकिंग डिपेंड अपॉन सिमेट्री, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स पैक्ड क्लोजली। जितना मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट में क्लोजली पैक करेंगे उतना उनमें अट्रैक्शन ज्यादा बनेगी, पिघलाने के लिए ज्यादा हीट। फर्स्ट पॉइंट, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन इज सिमेट्रिकल, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन इज सिमेट्रिकल, hence molecules packed closely, hence molecules packed closely form stronger attraction, hence molecules packed closely form stronger attraction, higher melting point। चिपक कर बैठेंगे, क्लोज बैठेंगे, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी किस में? पानी में तो घुलता ही नहीं है, ये पूरा चैप्टर ही वाटर इनसॉल्युबल है। हेलोल्केन लिख के पानी में डालो, घुलेगा नहीं। जैसे कहते हैं श्री राम लिख के पत्थर पे रखो, पत्थर तैरेगा, ऐसे ही हेलोल्केन कागज में लिख के रख दो, पानी में घुलेगा नहीं वो कागज, क्योंकि हेलोल्केन वाटर इनसॉल्युबल है। तो क्या किसकी सॉल्युबिलिटी किस में? नॉन पोलर सॉल्वेंट में। कौन ज्यादा घुलता है? पैरा वाला। क्यों? क्योंकि वो नॉन पोलर है, लाइक डिजॉल्व लाइक। लिखो सेकेंड पॉइंट, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन इज नॉन पोलर क्योंकि डायपोल मूवमेंट कट जाती है। दोनों Cl एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों के डायपोल मूवमेंट के वेक्टर कैंसिल आउट हो जाते हैं। पैरा डाइक्लोरो बेंजीन इज नॉन पोलर, hence is highly soluble, hence is highly soluble in non-polar solvent, hence is highly soluble in non-polar solvent like carbon disulfide, like carbon disulfide। next, order of डायपोल मूवमेंट आपसे कहा था, बस याद करना है, बड़ा प्यारा इजी रट्टा। जैसे जैसे क्लोरीन बढ़ती जाएगी डायपोल मूवमेंट घटती जाएगी। बहुत ही सिंपल रट्टा, कोई रीजनिंग इसकी सिलेबस में नहीं है। ट्वेंटी फाइव बहुत फेमस, हेलो एरीन की डायपोल मूवमेंट कम होती है हेलो एल्केन से। क्यों? डायपोल मूवमेंट दो चीजों पे डिपेंड करती है, चार्ज एंड लेंथ। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड हेलो एल्केन में लंबा है, हेलो एरीन में छोटा है क्योंकि sp2 कार्बन है।
डायपोल मूवमेंट डिपेंड अपॉन टू फैक्टर, चार्ज एंड लेंथ। फर्स्ट पॉइंट लिखो, डायपोल मूवमेंट होती है चार्ज इनटू लेंथ। सेकंड पॉइंट लिखो, इन क्लोरोबेंजीन CCl bond is short due to sp2 कार्बन। क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन sp2 कार्बन से लगी है जो छोटे बॉन्ड बनाती है। CCl bond is short due to sp2 कार्बन which decrease dipole moment, क्योंकि लेंथ कम होगी मूवमेंट घटेगी। which decrease dipole moment, डायपोल मूवमेंट लेंथ पे डिपेंड करती है। लेंथ छोटी है CCl बॉन्ड की क्लोरोबेंजीन में। ये बनाना मत, जगह नहीं है आपके पास, बस दिखा रहा हूं ऐसे। ये देखो, तो क्लोरोबेंजीन में CCl बॉन्ड छोटा है, हेलोएल्केन में CCl बॉन्ड बड़ा है क्योंकि ये sp3 कार्बन है, ये लंबे बॉन्ड बनाती है। सेकेंड रीजन लिखो, इन क्लोरोबेंजीन sp2 carbon is more electronegative. In chlorobenzene, second reason, sp2 carbon is more electronegative. Hence CCl bond is less polar. Hence CCl bond is less polar. Polarity कम है बॉन्ड की। Hence CCl bond is less polar. Which decrease dipole moment. ये कार्बन क्योंकि sp2 है, क्लोरीन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने खींचने नहीं देती, क्योंकि ये कार्बन खुद भी कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन को मनमर्जी नहीं करने देती। क्लोरीन को फ्री हैंड नहीं है कि जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन लूट के ले जा। ये रेजिस्ट करेगी अपनी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को, ये रोकेगी कि नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी इलेक्ट्रॉन। चार्ज कम आएगा यहां पे चार्ज कम आएगा, पोलैरिटी चार्ज। ये sp3 कार्बन है जो पैदाइशी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो कह रही है लूट लो, ले जाओ इलेक्ट्रॉन। यहां पे क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर पाएगी, चार्ज ज्यादा आएगा। पोलैरिटी वर्ड को समझो, चार्ज ज्यादा आएगा, ये समझा रहे हैं। तो दोनों फैक्टर क्लोरोबेंजीन के अगेंस्ट हैं। CCl बॉन्ड की लंबाई भी कम है और चार्ज भी कम है, पोलैरिटी भी कम है। बॉन्ड लंबा भी है और चार्ज भी ज्यादा है, इसीलिए हेलोएल्केन की मूवमेंट ज्यादा होती है। अब आप चाहो तो आप ये डायग्राम बना सकते हो, जब आंसर लिखा गया, कुछ जुगाड़ बनता है तो बना लो। ट्वेंटी सिक्स, वाई हेलोएल्केन्स आर वाटर इनसॉल्युबल। अरे ये तो लिख के नहीं आना कोडी, ये मत बोल यार, दिल टूटता है ऐसे नहीं करते। हेलोएल्केन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जिक्र ही नहीं है, आपको पता है। ये तो बूढ़ा हो गया क्वेश्चन यार, अब ये तो मिड टर्म टेस्ट में भी डाल दिया था। अनफॉर्चुनेटली यू कैन नॉट राइट दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। व्हाट यू हैव टू राइट इज कि पुराने बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी कंज्यूम होती है वो ज्यादा है, और जब हेलोएल्केन पानी के साथ अट्रैक्शन फॉर्म करता है तो एनर्जी रिलीज कम होती है, तो थर्मोडायनेमिकली इसका घुलना नॉन स्पॉन्टेनियस है। लिखो जी, 3 इडियट वाली डेफिनेशन हो गई, कहना क्या चाहते हो? तो छोटी सी बात का अफसाना कर दिया। देखो मोर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड
in breaking, more energy is absorbed in breaking attraction between, more energy is absorbed in breaking attraction between two haloalkanes, attraction between two haloalkanes and two water molecules, two haloalkanes and two water molecules. But less energy is evolved, but less energy is evolved when haloalkane form attraction with water. Less energy is evolved when haloalkane form attraction with water. Which makes solubility non-spontaneous. Which makes solubility non-spontaneous. दो हेलो एल्केन के बीच की अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, दो पानी के बीच की अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। इन अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन जब हेलो एल्केन पानी के साथ अट्रैक्शन फॉर्म करता है ये वीक है, इससे कम एनर्जी इवॉल्व होती है। यहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यहां पे अट्रैक्शन बनेगी, ये एक्सोथर्मिक है। तो हम लोग कह रहे हैं कि इनके बीच की अट्रैक्शन तोड़ने में हीट एब्जॉर्ब ज्यादा है और इनमें जब अट्रैक्शन बनती है तो हीट इवॉल्व कम है। केमिस्ट्री का नियम है लॉस ज्यादा होना चाहिए, एब्जॉर्ब कम होना चाहिए। यहां उल्टा हो रहा है, बनाएं। सही तरीके से पढ़ोगे तो ये नोट्स गंगा स्नान है, डुबकी मार के बाहर आने वाली बात है, पूरा भीग कर आओगे। आप देखो कुछ भी एस्पेक्ट नहीं छोड़ता। भी मैं कह रहा हूं आप एवरेज हो सकते हो, आप कम काबिल हो सकते हो, लेकिन आप बुद्धू थोड़ी हो। आपको दिखना चाहिए कि पैकेज में क्या है। वी आर कवरिंग एवरीथिंग। अगर आप इस पे भी ध्यान लगाओगे आपके 90+ नंबर आएंगे आएंगे, बिकॉज कॉन्सेप्ट वाइज सब कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ छोड़ नहीं रहे रिवीजन के अंदर। ये आंसर ऐसे ही लिख के आना पड़ेगा जी, उपाय नहीं। हाँ जी, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है। मिथाइलिन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राब्रोमाइड। बोलो जी सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, विच फर्दर डिपेंड अपॉन पहले मास फिर साइज। तो सबसे ज्यादा मास किसका है? कार्बन टेट्राब्रोमाइड, फिर क्लोरोफॉर्म एंड देन मिथाइलिन क्लोराइड। सिंपल मास देखते जाओ। आपको पता है ब्रोमीन भारी होती है क्लोरीन से, 4 ब्रोमीन लगी हुई है, 3 क्लोरीन 2 क्लोरीन से भारी होगी, तो कुछ दिमाग वाला काम नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। मास सेम होने पे साइज देखते हैं। साइज में क्या देखते हैं? लीनियर मॉलिक्यूल का साइज ब्रांच से बड़ा होता है। ग्रेनार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड इन एनहाइड्रस कंडीशन। बोलो जी, लिखो जी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते वक्त पानी नहीं होना चाहिए। लिखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डिकम्पोज इन वाटर। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डिकम्पोज इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डिकम्पोज इन वाटर। पानी अगर हुआ तो ये डिकम्पोज कर जाएगा, टूट जाएगा। डिकम्पोज इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन। हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया था कि इसका इस्तेमाल करेंगे, इसको फॉर्मेल्डिहाइड में डालेंगे, प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। इसको सेकेंडरी, इसको किसी और एल्डिहाइड में डालेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। भाई लिखो नशेड़ियों,
मैं तो बोल रहा हूँ कानों में, मेरा काम है सुनाते जाना कि शायद कुछ रह जाए दिमाग में। हमने तो गिनार्ड एजेंट बनाया था कि कीटोन के साथ रिएक्ट करेंगे ताकि टर्शियरी अल्कोहल मिले, इसको किसी साइनाइड में डाल देंगे ताकि कीटोन मिले, गिनार्ड एजेंट में कार्बन डाइऑक्साइड डाल देंगे ताकि कार्बोक्सिलिक एसिड बने। लेकिन पानी ने सारे अरमानों पे पानी फेर दिया, क्योंकि पानी इसके साथ रिएक्ट कर गया, ये टूट गया, खराब हो गया। इसलिए गिनार्ड एजेंट बनाते वक्त पानी नहीं होना चाहिए। 29, गिव वन यूज ऑफ आइडोफॉर्म। देखो जी, एंटीसेप्टिक, आइडोफॉर्म एंटीसेप्टिक है, चोट पे लगाया जाता है, हम गिरते हैं जमीन पे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्किन पे चिपक जाते हैं, उसको किल करता है एंटीसेप्टिक, किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्रीऑन गैस, रेफ्रिजरेंट, ये सबसे फेमस रेफ्रिजरेंट है, एसी में, फ्रिज में ये गैस भरी जाती है। लास्ट क्वेश्चन है 30th आज के लिए। तो ये परफेक्ट लेक्चर हो गया, डॉट टाइम पे खत्म हो गया, तो एक्स्ट्रा नहीं खींचेंगे। मुझे हर चैप्टर में 2 क्लास देनी है, कहीं लगा स्लो पढ़ रहे हैं तो एक्स्ट्रा खींचेंगे। हाँ जी, बीच वाले मॉलिक्यूल पे फोकस रखेंगे। सबसे पहले आप एक्स पे गोला लगा लो, बीच वाले मॉलिक्यूल पे खड़े हो जाओ, पेज नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन। बीच वाले मॉलिक्यूल को देखो, उस पे एक्स लगा हुआ है, एक्स पे लगाओ गोला। अब जरा राइट साइड पे आओ, वाई डाला, एक्स हट गया, वाई लग गया, वाई पे लगाओ गोला, वाई वही लगा जहां एक्स लगा हुआ था, क्या हो रही है? रिटेंशन। तो राइट साइड पे हो रही है रिटेंशन। एरो पे लिखा हुआ है, एरो पे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, वहां पे क्या लिख रहे हो आप? रिटेंशन। तो राइट साइड पे हो रही है रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन रिमेन सेम, एटम्स का अरेंजमेंट जो रिएक्टेंट में था वही स्पेस में प्रोडक्ट में है। लेफ्ट साइड में आ जाओ, एक्स हट गया, वाई लग गया, लेकिन पलट, मॉलिक्यूल पलटा है, इसमें क्या हो रही है? इन्वर्जन। नीचे आ जाओ, नीचे भी पहले वाई लिखो फिर क्वेश्चन मार्क लिखो, वाई भी है क्वेश्चन मार्क भी है, और वो कह रहा है ए और बी दोनों बन रहे हैं, इसका मतलब रिटेंशन भी हो गई और इन्वर्जन भी। तो ये बन गया रेसमिंग मिक्सचर, तो ये है रेसमाइजेशन। रेसमिंग मिक्सचर तभी बनता है जब आधे रिएक्टेंट रिटेंशन और आधे इन्वर्जन करें। बस आप अगला क्लास का एजेंडा देख लो, बिकॉज आपको पहली बार नोट्स मिले हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए व्हाट वी हैव डन इन ऑर्गेनिक। तो जब हम अगली क्लास में आएंगे तो सबसे पहले मैं आपको एचआरए रिवाइज करवाऊंगा, ये वही एचआरए जो आपको दिया जा चुका है, हेलोअल्केन का भी, हेलोरीन का भी, सबका एचआरए रिवाइज कराएंगे। देन कम टू पेज नंबर 19। पेज नंबर 19 पे एनसीईआरटी क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग वाले। तो सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व, अनसॉल्व, इन टेक्स्ट, जितने भी कंप्लीट द फॉलोइंग के थे वो सारे इकट्ठे कर दिए। आप देखोगे बोर्ड में लाइन में लग के यहां से क्वेश्चन होंगे। ये एक्चुअली आपके बोर्ड के एग्जाम के दिनों की जो छुट्टियां हैं उनके लिए सुपर्ब रिवीजन है, क्योंकि मेरे नोट्स में सब चीजें ऑब्वियसली टॉपिक वाइज स्कैटर्ड है, वो भी अपनी जगह सही बात की, पढ़ाते वक्त आसानी होती है। अब आपको इकट्ठा कलेक्शन दिखा दिया, सारे कंप्लीट द फॉलोइंग एक साथ रख दिए, कुछ भी नहीं छोड़ा। पेज नंबर 21 से शुरू हो गई कन्वर्जन, रूट मैंने दे दिया। मैं इसकी पीडीएफ भी आपके साथ शेयर करूंगा, आप इसकी अपने आप फोटोकॉपी कराओ, 50 बार लिखो, 5 बार लिखो, आपकी हेडेक है। सो ये सारी की सारी कन्वर्जन है जिनको मैंने रिएजेंट डालना छोड़ दिया है, वो आपको क्लास में करवाएंगे। सारी कन्वर्जन चाहे सॉल्व, अनसॉल्व, इन टेक्स्ट। और पेज नंबर 27 पे आ गए वर्ड प्रॉब्लम। इस चैप्टर में एनसीईआरटी में जो जो वर्ड प्रॉब्लम थी वो भी यहां पे रख दी है, यही कंसिस्टेंटली पूरी ऑर्गेनिक ऐसे ही रिवाइज होगी। इतना काफी है आज के लिए। कोई दिक्कत है बाहर आके पूछो।